अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस organic compounds and organic chemistry. As you know that organic chemistry touches every side of our life, just like the whole body is organic. डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो भी ऑर्गेनिक है। इसी तरह हम जो क्लॉथ्स इस्तेमाल करते हैं ये भी ऑर्गेनिक है। जो शू पॉलिश इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑर्गेनिक है। जो डिटर्जेंट और साबुन इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑर्गेनिक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मालूमात हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। फॉर अ लेमैन जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, जस्ट लाइक आई एम स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो मुझे पता है। लेकिन अगर कोई बंद है उसको पता नहीं केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेन डिफरेंस क्या है, तो उनको हम किस तरह कह सकते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे तमाम कंपाउंड हैं जो कंप्लीट बर्निंग कर सकते हैं टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक ब्रिक्स है, जस्ट लाइक वॉल्स है, जस्ट लाइक माउंटेन है, जस्ट लाइक रॉक्स है, जस्ट लाइक वाटर है, तो ये बर्निंग नहीं कर सकते और ये न कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं, ना वाटर वेपर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सेकंड ईयर में स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तकरीबन 6-7 चैप्टर है, इसमें रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो आइए हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी बेसिक, ये बुनियादी है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मालूमात हासिल करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कौन कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होगा, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में, जिनकी कंपोजिशन में कार्बन होगा। वी कैन आल्सो से दैट द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द कंपाउंड्स which have carbon in their structure formula are called as organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनकी कंपोजिशन में, जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन इज मस्ट। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लिख सकते हैं कार्बन containing compounds. Carbon containing compounds are called as organic compound and the study of carbon containing compound is called as organic chemistry. Let's start from a very simple compound. I will write CH4. This CH4 is called as methane. This is also called as natural gas. तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में क्या है, कार्बन है या नहीं है? कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में कार्बन है, तो इसलिए मीथेन को कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H12O6। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लूकोज। इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो इसमें भी कार्बन मौजूद है, तो ये कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड होगा एंड द स्टडी ऑफ सच कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक तीसरा कंपाउंड लिख सकते हैं C2H5OH। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में भी कार्बन है, इसके स्ट्रक्चर में, इसकी कंपोजिशन में कार्बन है, तो इस कंपाउंड को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। सो carbon containing compounds are called as organic compound and the study of carbon containing compound is called as organic chemistry. सेकंड जो डिफिनीशन है जो हमारे बुक्स में अक्सर लिखते हैं उस पे आते हैं, उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लिखते हैं क्या? The study of hydrocarbon and their derivative is called as organic chemistry. Now what are hydrocarbons? वन साइड पे मैं लिखता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड
दूसरी साइड पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में आई विल राइट CH4। दूसरा एक एग्जांपल में लिख सकता हूँ C2H6। इसको हम कहते हैं मीथेन। और जो सेकंड कंपाउंड मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं ईथेन। ये है मीथेन, ये है ईथेन। तो इन दो कंपाउंड्स को अगर आप देखें, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने, इसमें कोई हेटेरो एलिमेंट नहीं है, कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। तो सच कंपाउंड which contain only carbon and hydrogen in their structure, in their composition, then such compounds are called as hydrocarbon. Hydrocarbon is actually a small group of organic compounds. Organic compound बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोकार्बन बहुत कम है। हम हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी के साथ बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस इन हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील किस तरह कर सकते हैं? लुक हियर, CH4 है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन हम कम कर लें और उसकी जगह अटैच कर ले OH ग्रुप में अटैच कर ले। तो अभी आप देखें इस कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है। एक हेटेरो एटम आया है, एक डिफरेंट एटम आया है जो कार्बन और हाइड्रोजन से डिफरेंट है। तो इसलिए अब ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन भी है, साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन इसलिए हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन है तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ चुका है। इसी तरह मीथेन को दोबारा हमने इससे एक हाइड्रोजन में रिप्लेस कर लूँ, उसकी जगह हेलोजन अटैच कर लूँ, ग्रुप नंबर 7 का कोई भी एलिमेंट अटैच कर लूँ। सपोज आई अटैच ब्रोमीन, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है। तो डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो गए और ये दो डेरिवेटिव हो गए। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स are those organic compounds which contain only carbon and hydrogen, they are called as hydrocarbons. Organic compounds are those organic compounds which contain only and only carbon in their structure, then it is called as organic compound. So alcohol and methyl bromide are organic compounds, while methane and ethane are hydrocarbon as well as organic compound. That was the definition which has been written in the second year chemistry textbook, in the syllabus, in the outlines. अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, सोर्सेस कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, किस सोर्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। उसमें जाने से पहले एक और अहम चीज़ है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन है बट दे आर studied as a part of inorganic chemistry. They have been excluded from the organic chemistry. वो inorganic chemistry में हम स्टडी करते हैं, organic chemistry से exclude हो चुके हैं। I write carbon dioxide, sodium carbonate, bicarbonate, cyanides in the form of potassium cyanide, cyanides KOCN। तो ये कंपाउंड ऐसे हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सायानेट्स, साइनाइड्स। इनमें भी कार्बन हैं बट दे आर स्टडीड एज ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे आर रिगार्डेड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज because their melting point is high like inorganic compound, their solubility is high in water like inorganic compounds, they are non-flammable or inflammable like inorganic compounds, इनमें आइसोमेरिज्म नहीं है like inorganic compound।
तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में, जिनके कंपोजिशन में कार्बन है, बट दे आर स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्यू टू द प्रॉपर्टीज व्हिच आई हैव टॉट टू यू पीपल। सो ये कंपाउंड भी हम याद करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक्सक्लूड हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज की तरफ आएंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। एक हमारे पास है माइनर सोर्सेज, एक है मेजर सोर्सेज। माइनर सोर्सेज में जितने एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो प्लांट्स पे होते हैं। तो प्लांट्स को हम कह सकते हैं कि दैट इज द माइनर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट्स पे जो रिसर्च सेंटर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, बायो ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के हैं, वो इन प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं। इन प्लांट से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेट करते हैं और फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टेस्ट करते हैं, इनकी कंपोजिशन मालूम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बिना पर इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, के इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और ये यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो माइनर सोर्सेज में प्लांट से, एनिमल्स में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट से कंपाउंड्स को हम आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसे कहते हैं आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स। तो मुख्तलिफ सोर्सेज से प्लांट्स लिए जाते हैं, न्यू सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा होते हैं या न्यू कंपाउंड्स पैदा होते हैं, उनकी डिस्कवरी होती है, फिर उनका स्ट्रक्चर डिस्कस होता है, फिर उनके फंक्शनल ग्रुप डिस्कस होते हैं। उसके बाद वो एक ख़ास फैमिली में क्लासीफाई होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि अल्कोहल से बिलोंग करते हैं, या एरोमेटिक है, या अल्केन है, या अल्कीन है, या एनिलीन फैमिली में है, या अमाइन फैमिली में है। तो मुख्तलिफ फैमिलीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले जो है ये है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल किसे कहते हैं? द रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल जो है मेन तीन है, एक है कोल, एक है नेचुरल गैस और एक है पेट्रोलियम। नाउअडेज जो सबसे ज़्यादा काम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम इज नाउअडेज द मेजर सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन हम स्टार्ट किससे लेंगे? हम स्टार्ट लेंगे कोल से, कि हाउ कोल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड फॉर द आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल इज अ मिक्सचर। तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं द इम्प्योर कार्बन is called as coal. The impure carbon is called as coal. Why I have written the impure carbon is called as coal? Because coal has no such formula. It has a general representation which is CHSON. Carbon, hydrogen, sulfur, oxygen, nitrogen. ये तमाम चीजें कोल से रिमूव करते हैं, सिर्फ कार्बन बाकी रह जाता है। Therefore, I have written the impure carbon is called as coal. Why it is impure? Because it has some impurities in the form of hydrogen, in the form of sulfur, in the form of oxygen and in the form of nitrogen. जब ये सारी impurities हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास सिर्फ प्योर कार्बन बाकी रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं कोक। तो कोल यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन से स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं? तो स्टेप पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो हम लेंगे कोल।
कोल को लेंगे और इसको स्टील के कंटेनर्स में, जो क्लोज कंटेनर है उसमें वो बंद करेंगे और इसको हीट देंगे. In the absence of oxygen, the coal will be heated. The process is called as destructive distillation. कोल के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है वो हमारे पास है कार्बोनाइजेशन. When coal is heated in the absence of oxygen, in the absence of air, एयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब कोल को हम हीट करेंगे तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं. When anything is heated in the absence of oxygen, then the process is called destructive distillation. कोल के लिए भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म क्या है? कार्बोनाइजेशन है. कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस in which the coal is heated in the absence of oxygen. तो in the absence of oxygen में हम स्टील कंटेनर लेंगे, क्लोज, उनको इवाकुएट करेंगे, उनसे वैक्यूम निकालेंगे, एयर निकालेंगे, कोल डालेंगे, उनको हीट करेंगे. जब हीट देंगे तो इससे मुख्तलिफ किस्म के फ्रिक्शन पैदा होते हैं. एक फ्रिक्शन उसे हम कहते हैं कोल गैसेस. एक फ्रिक्शन ये हो जाएगा. दूसरा फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? कोल टार हो जाएगा. तीसरा जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? अमोनिकल लिक्वर होगा. और चौथा फ्रिक्शन जो हमारे पास होगा वो कोक होगा. तो फिर हमारे पास कोल गैसेस पैदा हो जाएंगे. जब हम कोल को हीट करेंगे कोल टार पैदा होगा, अमोनिकल लिक्वर पैदा होगा, कोक पैदा होगा. कोल गैसेस में कौन कौन से गैसेस हो सकते हैं? इसमें चूंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट. कोल का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कोल का जनरल रिप्रेजेंटेशन अभी इससे पहले मैंने लिख दिया CHSON है. तो इसमें कोल गैसेस पैदा होंगे. कोल गैसेस कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हर गैस पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट दे रहे हैं. तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन गैस पैदा हो सकता है, इसमें मीथेन गैस पैदा हो सकता है व्हेन कोल इज हीटेड. तो इन गैसेस को कहते हैं कोल गैसेस, या इनको एग्जॉस्ट गैसेस भी कहते हैं. और इन गैसेस को फर्दर हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग, फॉर बर्निंग प्रोसेसेस. फिर जो नेक्स्ट फ्रिक्शन हमारे पास पैदा होगा वो कोल टार होगा. क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो आई विल रेज दीज थिंग्स एंड वी विल स्टार्ट कोल टार. कि कोल टार क्या है? दैट इज सेकंड फ्रिक्शन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल. तो हम लिखेंगे कोल टार. कोल टार एक्चुअली मिक्सचर है. इसमें सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, ब्राउनिश कलर लिक्विड है, और इसमें एक सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं और लिक्विड सब्सटेंसेस भी हैं. कोल टार को फर्दर हीट किया जाएगा. In the absence of oxygen, the process is called as carbonization or destructive distillation. तो कोल टार से more than 200 organic compounds have been isolated. And those compounds are mostly used for making antibiotics. Those drugs, those medicines which are used against the bacterial diseases, they are called as antibiotics. So more than 200 organic compounds have been isolated from the coal tar. Therefore, coal is a source of organic compounds. Next जो फ्रिक्शन था वो हमारे पास क्या था? अमोनिकल लिक्वर था, जो अभी मैंने रेज किया. क्या था? अमोनिकल लिक्वर. अमोनिकल लिक्वर किसे कहते हैं? क्योंकि कोल में अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा था? CHSON. तो इसमें आप देखें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी है. जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो NH3 बनाएंगे, अमोनिया बनाएगा. जब अमोनिया लिक्विड स्टेट में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अमोनिकल लिक्वर कहेंगे. तो ये भी एज बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास हासिल हो जाता है. जो लास्ट फ्रिक्शन है कोल का, ये आपने नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया है तो मैं रेस कर लूं. ओके. अब इसके बाद जो फ्रिक्शन है वो क्या है? द लास्ट फ्रिक्शन which has been isolated from the coal by the destructive distillation or by carbonization, that is called as coke. तो कोक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज कोक. कोक को हम डिफाइन कर सकते हैं
द प्योर कार्बन इज कॉल्ड एज कोक। क्यों प्योर है? इसमें कार्बन सिर्फ मौजूद होगा, हाइड्रोजन चलेगी, ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। All the impurities have been removed in the 3 steps. Now in the last step, that is called as coke, which is called as pure carbon. So this pure carbon is used for different purposes. अगर हम स्टील की तरफ जाएं तो स्टील कंटेनर इससे बनाए जाते हैं, स्टील के यूटेंसिल इससे बनाए जाते हैं, स्टील के बर्तन इससे बनाए जाते हैं। 1.5% इसमें प्योर कार्बन इस्तेमाल होगा और 98.5% इसमें आयरन इस्तेमाल होगा। तो इससे हम स्टील बनाएंगे तो स्टील क्या हो जाएगा हमारे पास? एलॉय हो जाएगा। तो इसलिए जो कोक है वो यूजलेस नहीं है, वो भी फर्दर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, डिफरेंट आर्टिकल्स के लिए, डिफरेंट अलॉयज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है। तो इसलिए स्टील के कंटेनर में इस्तेमाल होंगे, स्टील के यूटेंसिल में इस्तेमाल होंगे, स्टील के बर्तन इससे बनाए जाते हैं। सो दैट वाज दी कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कि कोल से हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, उसमें हम नेचुरल गैस पढ़ेंगे कि किस तरह नेचुरल गैस और पेट्रोलियम आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि किस तरह कोल हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द आइसोलेशन एंड मेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो उम्मीद है कि कोल वाला टॉपिक आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया है तो अपनी राय का इजहार दीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट्स की शक्ल में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद लाएंगे। थैंक यू सो मच।